गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल ए का एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव है द डिफिनीशन एंड टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, मैकेनिज्म एंड द मार्केट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स, रिलेटेड गाइडलाइंस, हाउ टू डीलिंग रूम ऑपरेट्स, फॉरेक्स ऑपरेशन इन इंडिया एंड वेरियस गाइडलाइंस। देखिए इंट्रोडक्शन अब हम देखते हैं। फॉरेक्स एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेक्स बिजनेस का क्या इंट्रोडक्शन है। तो आप सिंपल देखिए, हमारे देश में या किसी भी देश में क्या है, जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसको कहीं ना कहीं सेल करना होता है। तो अपनी सेम कंट्री में अगर हम सेल करते हैं तो रुपीज़ में ट्रांजेक्शन्स हो जाता है। तो हमें क्या है, एक्सचेंज रेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी दूसरी कंट्री को सप्लाई हम करते हैं तो वहाँ उनकी करेंसी अलग होती है, उस करेंसी हमारी करेंसी में कन्वर्ट करना या हमारी करेंसी को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करना, इसी को हम एक्सचेंज कहते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। यहाँ आप देखें, द वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कमोडिटीज, क्रॉस बॉर्डर movement of manpower and capital, travel and tourism, and export of the services, all necessitate the need of exchange of currency of one country to the currency of another country। अब जैसे एक उदाहरण दिया है कि एक्सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया टू यूएसए आर पेड इन यूएस डॉलर। अगर कोई इंडिया में गुड्स परचेज हुआ और एक्सपोर्ट हो गया यूएसए में, तो यूएसए की डॉलर मिलेगी। वेयर द एक्सपोर्टर नीड्स टू कन्वर्ट द यूएसडी proceeds to the bill into the Indian rupees. Similarly, importer of the capital goods from Germany into India billed in euro। जर्मनी का कोई भी होगा तो वो बिल यूरो में करेगा, और इंपोर्टर जो इंडिया का होगा उसे यूरो में पेमेंट करना होगा। तो इसीलिए जो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है, thus the conversion of a currency from one currency of invoice to the home currency of the exporter will be generally required for all cross border trades। This is a foreign exchange, इसी को फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, इंडियन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, यूएस डॉलर और यूरो इज ए फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल, आईएनआर हमारे यहाँ की करेंसी है, बाहर से कोई भी करेंसी होगी तो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। वाइल फॉर दी अमेरिकन बायर, बायर ऑफ इंडियन गुड्स, और जर्मन सेलर, सेलर ऑफ कैपिटल गुड्स, इंडियन रुपीज द फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए हमारी जो करेंसी होगी वो फॉरेन एक्सचेंज होगी। तो चूंकि आजकल जो है हमारा व्यापार सबसे लार्ज स्केल पर होता है और बहुत ही व्यापक ट्रांजेक्शन्स में होता है, इसलिए करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए करेंसी एक्सचेंज की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसके लिए गाइडलाइंस हमारे देश में बनाए गए हैं या सभी देश में बनाए गए हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहला चीज, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारे कंट्री में फेमा 99 के गाइडलाइंस सेक्शन 2 के अनुसार डिफाइन किया जाता है। पहला, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी एंड इट इंक्लूड्स क्या? ऑल डिपॉजिट्स, credits, balance payable in foreign currency, and any draft, traveler checks, letter of credit, and bill of exchange expressed or drawn in Indian currency and payable in any foreign currency is called, उसको जो है फॉरेन एक्सचेंज कहा जाएगा। एनी इंस्ट्रूमेंट, सेकंड जो है, एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ऑप्शन ऑफ द ट्रॉई और होल्डर देयर ऑफ और एनी अदर पार्टी देयर टू, either in Indian currency or in foreign currency or partly in one and partly in another। Thus, broadly speaking, foreign exchange is all claims payable abroad। फॉरेन एक्सचेंज के सारे क्लेम्स जो पेबल अब्रोड होते हैं, वेदर कंसिस्टिंग ऑफ द फंड्स हेल्ड इन फॉरेन करेंसी विद द बैंक्स अब्रोड और बिल्स चेक्स पेबल अब्रोड, तो ये फॉरेन एक्सचेंज होंगे। अदर वर्ड्स आप देखें, ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड इन वन करेंसी फॉर द फंड्स इन अनदर करेंसी। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करने का एट एग्रीड रेट और एग्रीड बेसिस पर, अरेंज बेसिस पर किया जाता है, तो उसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस कहते हैं। एक्सचेंज रेट thus denote the price or the ratio or the value of one currency is exchanged for another currency।
The number of units of the one currency which is exchanged for the given number of unit of another currency is exchange rate of the currency. अब देखिए, the number of unit of one currency which is exchanged the given number of unit of another currency is called exchange rate. जैसे यहाँ एग्जांपल है 1 USD इक्वल टू 68.10 लिखा हुआ है, और 1 यूरो जो है यूरो इक्वल टू 1.07 USD लिखा हुआ है। तो ये इसी को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। The exchange rate is dynamic rate which varies from day to day, minute to minute and second to second depending upon the variety of factors. आप एक चीज जानिए, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है हर 4 सेकंड में चेंज हो जाता है, जो रेट उसके चेंज हो जाते हैं। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंप्राइजेज लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंटिटीज, commercial and investment banks, central banks, cross-border investors, arbitrators, speculators across the globe who buy or sell currency from their needs. It is a communication system based market with no boundary, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, and operate round the clock, 24 घंटे चलती है, 24 आवर मार्केट है, 24 आवर मार्केट है, विद इन ए कंट्री और बिटवीन द कंट्री, ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है, कोई इसमें बाउंड्री नहीं होती। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी वॉल और ब्रिक और मोटर मार्केट प्लेस विच इज कॉमन फीचर फॉर द कमोडिटी मार्केट से वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट। लाइक एक छोटा सा मार्केट है, ये क्या है, टोटल वर्ल्ड वाइड चलती है और इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। अब जैसे ये कहता है फॉरेक्स मार्केट आर डायनेमिक मार्केट एंड वर्क राउंड द क्लॉक इन डिफरेंट टाइम जोन्स इन विच वेरियस कंट्रीज आर लोकेटेड जियोग्राफिकली। फॉरेक्स मार्केट एक्सटेंड फ्रॉम द टोक्यो एंड सिडनी in the east and the countries are located geographically operate through the Hong Kong, Singapore, India, New Zealand, New York and West। अब ये इसमें आप एक उदाहरण देखिए, जैसे क्या है, जैसे इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हो सकता है यूएस में अभी रात हो, और यूएस में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ग्रेट ब्रिटेन में अगर दिन हो, तो ये ट्रांजेक्शन इसी हिसाब से ये किए जाते हैं। अब आते हैं, देखते हैं, द वर्ल्ड करेंसी मार्केट इज वेरी लार्ज मार्केट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। मेजर पार्टिसिपेंट फॉरेक्स मार्केट क्या है? अब फॉरेक्स मार्केट के जो सबसे बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या है? सबसे पहले है सेंट्रल बैंक। ईच एंड एवरी कंट्री है देयर ओन सेंट्रल बैंक्स। वो क्या करते हैं? मैनेजिंग देयर फॉरेक्स रिजर्व्स एंड यूजिंग करेंसी मार्केट स्ट्राइव टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी एंड स्मूदन आउट द वैल्यू ऑफ देयर होम करेंसी। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है, तिमाही हर क्वार्टरली जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, जिसमें जो है अपने रेट्स को अप एंड डाउन करता है, लाइक रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर, जिससे क्या था मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज और सक होती है, जिसके कारण क्या है, होम करेंसी को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलती है। सेकंड होते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? ऑफरिंग एक्सचेंज ऑफ करेंसी टू देयर बिग एंड रिटेल क्लाइंट्स and hedge and investing their own assets and liability as also on behalf of their clients and also speculate on the exchange of rate movement in the market। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? एक्सचेंज रेट ऑफर करते हैं अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए, उन ताकि, एंड हेजिंग मतलब क्या, जोखिम को कम करना, एंड इन्वेस्टिंग देयर ओन एसेट्स, अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को किसके, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे हेज करते हैं, एंड ऑल्सो स्पेकुलेट ऑन दी एक्सचेंज ऑफ रेट मूवमेंट इन द मार्केट, ये मार्केट पर भी नजर रखते हैं। तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट फंड बैंक्स। इन्वेस्टमेंट फंड बैंक्स क्या होते हैं? मूविंग फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर यूजिंग एक्सचेंज मार्केट एज ए व्हीकल फॉर इन्वेस्टमेंट एज ऑल्सो हेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन द वेरियस कंट्री ऑफ रिस्क। ये जैसे क्या है, हाई रिस्क वाली जगह से उठा के जो है ये इसको लोअर रिस्क वाले जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं फंड को। जैसे यहाँ से, यहाँ पे हाई रिस्क है तो विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करके लोअर रिस्क वाले कंट्री पे या जहाँ पे हायर अर्निंग्स है वहाँ पे ये लोग उसको लगा देते हैं, जोखिम जिससे कम हो जाता है। चौथा है फॉरेक्स ब्रोकर। फॉरेक्स ब्रोकर आप जानते हैं, एक्टिंग एज मिडिल मैन बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड टाइम टेकिंग पोजीशन ऑफ देयर बुक्स। कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी जो है अपना
जो अपनी फॉरेन करेंसी है या फॉरेन एक्सचेंज है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। ये कहता है इट मे बी सरप्राइजिंग दैट ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट handles a total turnover of US dollar 5.1 trillion, that is USD 5,100 billion per day, while the daily world trade turnover is approx 2% of the forex transactions। जितने भी वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे 100% जो भी ट्रांजेक्शन हुए वर्ल्ड के, इसमें 98% स्पेकुलेटिव होता है, स्पेकुलेटिव या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है। ओनली 2% जो ट्रांजेक्शन है वो फॉर वर्ल्ड ट्रेड के लिए होता है। दिस मीन्स अराउंड 98% ऑफ द ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, जो मैंने लिखा स्पेकुलेटिव। द इंडियन फॉरेक्स मार्केट ऑल्सो है ट्रेड ओवर $34 बिलियन पर डे। इंडियन फॉरेक्स मार्केट में भी पर डे की जो ट्रांजेक्शन है नियर अबाउट 34 बिलियन पर डे है। which is again a good multiple of India's average daily export import trade turnover, mostly because of the regulatory exchange control regime and restricted flow of foreign exchange currency। अच्छा, अभी एक इम्पोर्टेंट ये है, तो फॉरेक्स मार्केट आर हाईली डायनेमिक। फॉरेक्स मार्केट क्या सबसे हाईली डायनेमिक है। ऑन एन एवरेज द एक्सचेंज रेट आर मेजर करेंसी से यूएसडी फ्लक्चुएट एवरी 4 सेकेंड। जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट होती है वो एवरी 4 सेकेंड में चेंज हो जाती है। जैसे आपने पीछे जैसे ही आपने मुड़े तब तक पता चला कि रेट जो है फॉरेन एक्सचेंज की चेंज हो गई, विच इज इफेक्टिवली मीन्स टू रजिस्टर 21,600 चेंजेस इन ए डे। अगर आप इसको ले तो टोटल 21,600 बार दिन में चेंज होता है 24 आवर में। नाउ दैट मीन्स दैट यू लुक असाइड अ मोमेंट व्हेन यू टर्न बैक फॉर द रेट, द सेम कुड बी मूव्ड आइदर वे। कहने का मतलब यही है कि जब तक आपकी पलक झपकी, आपने खोला या आपका मूवमेंट चेंज हुआ, तब तक पता चला कि रेट चेंज हो गई। और अब आता है नेक्स्ट जो आता है फॉरेक्स मार्केट। क्या है फॉरेक्स मार्केट? यूजुअली मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है, हमारे यहाँ भी वही है, मंडे टू फ्राइडे वर्क करता है। बट क्या है इसमें जो है मंडे टू फ्राइडे है, बट आपको मिडिल ईस्ट में और अदर कंट्रीज में ये सैटरडे संडे भी करता है। सैटरडे संडे और संडे ये दोनों दिन काम करता है एक्सेप्ट फ्राइडे। फ्राइडे को क्लोज रहता है। सैटरडे संडे को रेस्ट्रिक्शन के साथ काम करता है। टू कैटर द लोकल नीड्स of traders, local needs, what are the bulk of the forex market are OTC, over the counter trade होते हैं, meaning that trades are calculated through the telephone or other electronic system, dealing system or various news agencies, bank, brokers, internet banking solutions। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है मेजर बैंक्स। Now with the internet accessibility on the mobile and downloading the app of the market players, the forex market can be accessed at any point of time। ये जो आज की इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हो गई, इसलिए मार्केट जो है कहीं का भी किसी भी जगह पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेस किया जा सकता है। मेजर बैंक विच एक्ट एज ए मार्केट मेकर्स। अब हम देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन मार्केट मेकर्स होते हैं। बाई ऑफर टू वे कोड दैट इज बाई एंड सेल एंड लीव अपॉन द कॉलर टू आइदर बाई और सेल एज पर द नीड्स। दिस जनरेट ग्रेटर मार्केट डेप्थ एंड वॉल्यूम। तो इसमें कहता है दस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन बी लिस्टेड अंडर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो करेक्टर है वो क्या क्या है। पहला तो एक तो 24 आवर मार्केट है, जैसा मैंने आपको बताया। ओटीसी है, ओवर द काउंटर मार्केट है, एज वेल एज एक्सचेंज ड्रिवन मार्केट है। तीसरा है ग्लोबल मार्केट है, विथ नो बैरियर्स, कोई बैरियर नहीं होता है। ये मार्केट डेट सपोर्ट लार्ज कैपिटल एंड ट्रेड फ्लो, आपने ऊपर देखा पर डे का ट्रांजेक्शंस। हाईली लिक्विड मार्केट होता है, हाई फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट एवरी 4 सेकेंड, मैंने आपको बताया। सेटलमेंट अफेक्टेड बाई टाइम जोन, सेटलमेंट अफेक्ट होता है
टाइम जोन के अनुसार, जैसे मान लीजिए इंडिया में सेटलमेंट कोई करेंसी जो है अगर बाहर से अगर आपका T+2 डे पे स्पॉट पे ही काम होता है, मोस्टली स्पॉट पे ही सेटलमेंट होता है। इन केस अगर आपका आज 3 तारीख है और इसको जो है ना 4 और 5 को सेटल होना है, इन केस 5 को हॉलीडे हो गई तो ये 6 को होगा, 6 को हॉलीडे हो गई तो 7 को होगा। ये डिफरेंट टाइम जोन के अनुसार चेंज होते जाता है सेटलमेंट। तो वही कहता है सेटलमेंट अफेक्टेड बाई टाइम जोन फैक्टर। फिर उसके बाद कहता है मार्केट अफेक्टेड बाई गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होती है तो उससे मार्केट रेट में अफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारा मोस्टली जो है इंट्रोडक्शंस था कुछ कुछ मार्केट प्लेयर्स के बारे में। अब हम किताब में जो दिया है बुक्स में, चेक योर प्रोग्रेस, आइए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या लिखा है। पहला है द टर्म लोन फॉरेन एक्सचेंज is used to denote foreign currency, ठीक है, as well as the exchange of the one currency into another. नेक्स्ट है द एक्सचेंज रेट्स ऑफ द मेजर करेंसी फ्लक्चुएट इन एवरी 4 सेकंड। मैंने आपको कहा था एवरी 4 सेकंड पे चेंज होता है। तो फॉरेक्स मार्केट आर डायनेमिक एंड राउंड द क्लॉक मार्केट, ये ट्रू है। फॉरेक्स मार्केट आर नॉट अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, नहीं ये फॉल्स है। A large part of the total global forex turnover result the global commodity trade, false है। अब कहता है फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट, कौन कौन से फैक्टर जो है एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं, तो आइए देखें। द quotation of the forex market depend on the delivery type of the foreign currency, that is exchange of streams of the two currency being dealt with. The spot rate being the base quotes of the forex market are more dynamic and are affected by the period reason, a fewer which are fundamental and other technical। अच्छा, ये फैक्टर्स जो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 3 फैक्टर कौन कौन से हैं। 3 जो फैक्टर होते हैं वो पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल, तीसरा होता है स्पेकुलेटिव फैक्टर्स। तो सबसे पहला जो है फंडामेंटल फैक्टर है, फंडामेंटल रीजन है। फंडामेंटल रीजन में आपका आएगा दिस इंक्लूड ऑल दीज causes and events which affect the basic economic and monetary policy of the concerned government. The causes normally affect the long term exchange rate. गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइंस जब आती है तो वो लॉन्ग टर्म एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। ए लॉन्ग रन एक्सचेंज रेट आर ऑल करेंसी आर लिंक टू दी फंडामेंटल्स आर गिवन अंडर। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, जनरली ए सरप्लस लीड्स टू ए स्ट्रॉन्गर होम करेंसी व्हाइल द डेफिसिट वीकेंस द सेम। अब सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जैसे आपने जो है कोई आपने इंपोर्ट 100 करोड़ की इंपोर्ट करी और बदले में 500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही है तो आपकी करेंसी स्ट्रॉन्गर में रहेगी। इन केस अगर आपने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और 500 करोड़ की इंपोर्ट कर ली तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है इनकम कम मिलेगी और एक्सपोर्ट पैसे ज़्यादा पेमेंट करने हो। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी अगर डेफिशिएंसी होती है, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट में है तो ये हमारी करेंसी को कमजोर करेगा। सेकंड है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ए हाई ग्रोथ रेट लीड्स टू राइज इन इंपोर्ट एंड फॉल्स द वैल्यू ऑफ होम करेंसी। हाई ग्रोथ रेट होगी तो आपको रॉ मटेरियल सामान ये सब की जरूरत होगी तो आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा तो आपकी होम करेंसी जो है का वैल्यू कम होगा। उसी तरह से क्या है स्टेबल और सस्टेन ग्रोथ जो है आपकी जो एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ाएगी, एक्सपोर्ट होगा तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज आएगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी जो है बढ़ेगी। वाइस वर्सा करता है। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है। एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी, लोअर टैक्सेस कैन लीड द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जैसे क्या है फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की बनती है हर साल टैक्स के दायरे, टैक्स जो भी है उस पर टैक्स में कटौती होती है, टैक्स में कटौती होती है तो जो बिजनेसमैन है या जो भी अर्नर्स है उनके पास पैसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो मार्केट में फ्लो होता है। तो फिजिकल पॉलिसी भी जो है आपको फॉरेक्स एक्सचेंज की रेट जो है ना उसको डिसाइड करने में मदद करती है। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी द वे द सेंट्रल बैंक अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल interest and money market supply that can affect the value of currency of their country।
मॉनेटरी पॉलिसी जो है ईच एंड एवरी क्वार्टर में हमारा सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई अनाउंस करता है, जिसमें वो सीआरआर, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर ये सब की रेट तय करता है, जिसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई या घटाई जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है मॉनेटरी पॉलिसी। इससे करेंसी हमारे मजबूत करने में मदद मिलता है। इंटरेस्ट रेट क्या है? हाई डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट लीड टू अट्रैक्ट ओवरसीज कैपिटल। अब जैसे क्या है, एफसीआर में देखिए गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रखा है, तो इसके कारण क्या है, बाहर से जो इन्वेस्टर्स होते हैं मनी हमारे यहाँ इंडिया में पार्क करते हैं इंटरेस्ट ज्यादा लेने के लिए। इन शॉर्टर टर्म में तो फॉरेन एक्सचेंज हमारी होम करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मजबूत होता है, बट लॉन्गर टर्म में क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट स्लो द इकोनॉमी देयर बाई वीकेनिंग द करेंसी। हायर टर्म में इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी को स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इश्यूज। फंडामेंटल रीजन का लास्ट जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है, गवर्नमेंट स्टेबल है, तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी तो आपका एक्सपोर्ट होगा तो आपका जो करेंसी का जो वैल्यू है वो मजबूत रहेगा। सेकंड ऑप्शन आता है टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन में क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल्स कैन लीड टू अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी रिजल्टिंग इन वायलेंट मूवमेंट ऑफ इन एक्सचेंज रेट। फ्रीडम और restriction of capital movement can affect exchange rate to a larger extent. This is a phenomena which was seen in Indonesia। एक हुआ था इंडोनेशिया ये सब में 1997 में क्राइसिस हुई थी। मीन्स टेक्निकल रीजन में जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर है अर्थव्यवस्था पे बहुत जरूरत से ज्यादा, तो फिर वहां पे जो है वायलेंट मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट क्या है, हायर साइड में आपकी बहुत तेजी से चेंज होती है, वायलेंट मूवमेंट। Capital normally tend to move for the lower yielding to higher yielding currency and result in a movement of exchange rate। अब जब गवर्नमेंट की कंट्रोल ज्यादा होगी तो अनरियलिस्टिक वैल्यू ऑफ करेंसी, इसमें क्या होगा, लोअर यील्डिंग रेट से जो है हायर यील्डिंग रेट की तरफ करेंसी का मूवमेंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एट वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट। द डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स डील कैन बी सेटल ऑन वन और मोर फॉलोइंग वेज। पहला होता है रेडी और कैश रेट। रेडी और कैश का मतलब ये हो गया तुरंत सेटल हो जाना, आज के आज डील हुई और आज ही सेटल हो गया, तो इसको रेडी रेट बोलते हैं। सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन द सेम डेट दैट इज डेट ऑफ डील। इफ द डेट ऑफ रेडी कैश डील इज 3 अक्टूबर मंडे, सेटलमेंट विल बी सेम डेट। टॉम हो गया, टॉम आप जाएंगे, टॉम मतलब होता है टुमारो, मतलब कि आज आपकी डील हुई, सेटलमेंट आपका नेक्स्ट डे होगा, सेटलमेंट आपका नेक्स्ट डे होगा। सेटलमेंट डेट विल बी 4 अक्टूबर, दैट इज वर्किंग डे मार्केट डीलिंग एज वेल द करेंसी टू बी सेटल। इफ ट्यूसडे होल्ड, अच्छा इसमें ये भी है कि अगर नेक्स्ट डे सेटलमेंट है, सेटलमेंट नेक्स्ट डे है लेकिन उस दिन हॉलीडे पड़ जाती है, तो ये फिर अगले दिन में होगा, नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे होगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका वर्किंग डे ना हो। तीसरा होता है स्पॉट रेट। स्पॉट सेटलमेंट ऑफ फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डेज आफ्टर फॉलोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। If the date of spot deal is 3rd October 16, settlement will be 5 October, presenting all the market are working in 3, 4 and 5 October. If not, it will be next working day in the both country investing. Intervening Saturday, Sunday will also be postponed and settlement date next working date। जैसे मान लीजिए आपका 3 तारीख जो है फ्राइडे हो रहा है, फ्राइडे है, 3 तारीख फ्राइडे है, तो आपकी सेटलमेंट किस डेट को होगी? 4 को चूंकि आपका सैटरडे है, 5 को आपका संडे है, मंडे पहला दिन होता है 6 तारीख, और ये 7 तारीख को सेटल होगी। इन केस अगर ये 7 को भी हॉलीडे हो गई तो फिर ये 8 को सेटल होगा। इन केस 8 को मान लीजिए कि अदर कंट्रीज में हॉलीडे है, तब ये 9 को होगा। मीन्स 3 तारीख का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 तारीख को सेटल होगा। फॉरवर्ड डेट क्या है? फॉरवर्ड डेट हो गया डिलीवरी ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर द स्पॉट डेट। If the date of forward deal is 3 October 16, the value date settlement date 30 October 16,
और 30 नवंबर इट इज ए फॉरवर्ड डील। मतलब कि जो भी स्पॉट रेट के बाद की जो डील होगी, सेटलमेंट डेट होगी या डिलीवरी ऑफ फंड होगा, उसे ही हम फॉरवर्ड डेट कहते हैं। फिर उसी चीज को रिपीट किया है, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट एंड एक्सप्लेन्ड अर्लियर द फॉरेक्स मार्केट्स ऑल रेट कोड्स आर जनरली स्पॉट रेट। द स्पॉट रेट आर फॉर डिलीवरी ऑफ करेंसी और एक्सचेंज ऑफ द स्ट्रीम करेंसी डील्ड ऑन सेकंड वर्किंग डेज T+2। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, से USD बाई INR एज 1 USD 68.10 rupees, GBP बटे USD इक्वल टू quoted 1 GBP 1.2180 USD euro। ये उदाहरण दिया। द वॉल्यूम ऑफ देम तो वॉलिटी एंड वॉलिटिलिटी ऑफ द स्पॉट मार्केट इज हायर ड्यू टू द लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ मार्केट प्लेयर्स। चलिए, ऑन द अदर हैंड व्हेन डिलीवरी ऑफ द करेंसी टेक प्लेस एट द डेट बियॉन्ड द स्पॉट डेट, जो भी डिलीवरी T+2 डेज के बाद होगी उससे फॉरवर्ड कहते हैं, फॉरवर्ड रेट कहते हैं, विच इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द स्पॉट रेट। लेट अस नाउ सी व्हाई एंड व्हाई। अब ये फॉरवर्ड रेट क्या है? अब इसमें एक आता है फॉरवर्ड रेट जब होगी, तो फॉरवर्ड रेट होगी तो कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए अब कोई भी आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फॉरवर्ड रेट के लिए, तो कमीशन जरूर चाहेगा, कोई ना कोई प्रॉफिट चाहेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई भी परचेज ट्रांजेक्शन होगी, परचेज ट्रांजेक्शन होगी तो उसमें डिस्काउंट माइनस होगा। सेल ट्रांजेक्शन होगा, ये परचेज के केस में है, और सेल के केस में हमेशा प्रीमियम ऐड होगा। मतलब कि हमें क्या है कि बाई लो सेल हाई, तो जब हम कम पे खरीदेंगे तो अपना डिस्काउंट घटाएंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, फॉरवर्ड रेट फ्रॉम द स्पॉट रेट ऑब्वियसली, एंड फंक्शन ऑफ स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट और करेंसी बीइंग कोटेड। फॉरवर्ड रेट बराबर स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम और माइनस डिस्काउंट। If a forward value of the home currency is more than that of being quoted on a spot, then it is said to be premium. While if home currency is cheaper, the forward rate than the spot, then it is called a discount. ये पहला definition हो गया। Second जो है ना, इससे और आइए, ये ज़्यादा अच्छा है। If the forward value of a currency is higher than the spot present, then currency is said to be premium. Say if the spot GBP against USD is being quoted 1.21 and 11 forward is 1.2150, then GBP is dearer, पहला जो है dearer है, value of 11 forward and premium of 50 पैसा is being paid for the same। तो इसमें क्या हो गया कि आप देखिए, प्रीमियम कब कहेंगे, कोई भी रेट अगर फॉरवर्ड में कोट की जाती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बाई और सेल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपकी रेट जब भी हायर साइड में कोट की जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये करेंसी प्रीमियम पे होती है। इसी को आप अगर उलट दें 1.25, ये प्रीमियम पे होगी। इसी को आप उलट दें 2150 बट्टा 1.2100, तो ये डिस्काउंट पे होगी। ये करेंसी हमेशा डिस्काउंट पे। लेट अस टेक एग्जांपल, इंडियन रूपी स्पॉट बीइंग कोटेड एट 68.10 against USD, that is USD is being bought to 68.10 and sold to 61. Now the 6-month premium being quoted 68.69. It means the USD is being quoted dearer in forward and being quoted as 68.7807. Here USD is premium while the INR is discount, thereby meaning that the USD is costlier for the future while the Indian rate cheaper for the future. ये दोनों एग्जाम्पल एक ही में आ गए। चलिए, the forward premium discount are generally based on the interest rate differential of the two currency involved, as also on the demand and supply of the forwards in the market. The demand and supply depend upon the various factors which include movement of capitals in normal times as well as out of the freight fear, flight of capital, status of export and import, trade balances, as also balance of payment and other financials and physical assets of the countries, freedom to invest and move in and move out, infrastructure, labor position, political stability and speculative एक्टिविटी etc। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इस सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है, इन ए परफेक्ट मार्केट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फिनांस and trade, the interest factor is
the basic factor in arriving the forward rate. If the interest rate say US for 3 month prime bank bill is 2% per annum, while similar paper in London can purchase on a rate of interest of 4%, there will be flow of fund from the USA to London to take the advantage of higher yield shown in UK bills. चलिए इसको आप थोड़ी मैं यहाँ शॉर्ट में आपको बताता हूँ. Therefore, forward price of a currency against another can be worked out with the following factors: spot price of the currency involved, interest rate differential for the currency, the term that is future for period for which price is worked out. अब आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट क्या होता है. डायरेक्ट कोट क्या है? As mentioned earlier, the price of a currency can be expressed either in 1 unit of home currency and equal to so many units of foreign currency, or as 1 unit of foreign currency equal to so many units of the home currency. Is called. अब आइए अंडर डायरेक्ट कोट में क्या होता है. डायरेक्ट कोट में जैसे अभी किसी ने लिख दिया डायरेक्ट कोट में, यहाँ जैसे उदाहरण दिया 1 USD इक्वल टू 68.10, तो ये हमारा रेट जो हो गया जब भी हमारी होम करेंसी वेरिएबल हो हमारी होम करेंसी, तब ये हमारा डायरेक्ट रेट होगा, डीआर होगा, और आईडीआर होगा इनडायरेक्ट रेट अगर हमारी होम करेंसी फिक्स है और अदर करेंसी वेरिएबल है, तो हमारा ये रेट जो होगा इनडायरेक्ट रेट होगा. ये सारे उदाहरण से उसी के. Therefore, the currency rates are generally quoted on a given date that can be as under. ये कुछ उदाहरण है. USD बटा INR 68.10/11. आप ध्यान रखेंगे ये जो रेट दिए जाते हैं ना, ये रेट हमारा पहला रेट, जैसे USD बटा INR आपको दे रहा है ये 68.10 बटा 68.11. हमेशा ये रेट बाई रेट होता है, ये सेल रेट होता है. ठीक है. और बैंक का जो यूनिवर्सल थंब रूल है, थंब रूल जिसको बोलते हैं, बैंक हमेशा जो है बाय लो एंड सेल हाई के कॉन्सेप्ट पे काम करती है. सेल हाई कॉन्सेप्ट पे काम करती है. ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस रेट. क्रॉस रेट क्या है कि जैसे अगर डायरेक्ट कोटेशन दिया हुआ है किसी भी करेंसी का किसी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में, तब तो ठीक है. अगर इनडायरेक्ट कोटेशन दिया हुआ है तो फिर हम क्रॉस रेट कैसे निकालेंगे. जैसे when we deal a market where the rate of particular currency pair are not directly available, the price for the said currency pair is then obtained indirectly with the help of cross rate mechanism. This can be explained with the following example. जैसे we intend to get a quote of euro बटा INR, जैसे हमें यूरो बटा INR लेना है, ठीक है. हमें यूरो बटा INR डायरेक्टली इन द मार्केट नहीं दिया हुआ. वी कैन वर्क आउट यूरो बटा INR कोट थ्रू यूरो बटा USD एंड USD बटा INR. ठीक है. इस यूरो बटा USD दिया हुआ है और USD बटा INR दिया हुआ है, U बटा INR दिया हुआ है, तो हम यहाँ से यूरो बटा USD INR ले सकते हैं. ठीक है. दिस इज द बेसिस ऑफ वर्किंग आउट क्रॉस रेट. ये सबसे सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू कोट GBP अगेंस्ट INR, बट इन इंडिया यूजुअली GBP नॉट अवेलेबल, गेट पाउंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है कोटेड डायरेक्टली. ऐसा वी नीड टू टेक USD बटा INR पहले लेंगे, GBP बटा USD लेंगे टू कंपेयर GBP बटा INR. यहाँ USD बटा INR 68.11 एंड 68 GBP बटा USD इक्वल टू 1.2100 बटा 10. Then the GBP beta INR we need to cross multiply both given rates, give the GBP INR 8240 and 8248. ठीक है. अब नेक्स्ट आते हैं फिक्स और फ्लोटिंग रेट. फिक्स रेट क्या है? फिक्स एक्सचेंज रेट इज द ऑफिशियल रेट set by the monetary authority for the currency. It is usually paid to one or more currency. Under floating rate exchange, the value of currency is decided by the supply and demand factor. अब फिक्स रेट क्या है? फिक्स रेट जो है ना, गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है वहाँ पे जो है ना रेट, करेंसी रेट डिसाइड किया जाता है, तो उसे ही फिक्स रेट कहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है. जहाँ पे फ्लोटिंग रेट कॉन्सेप्ट जो है, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज एफएक्स, फॉरेन एक्सचेंज की जो वैल्यू है वो मार्केट फोर्स के द्वारा डिवाइड होती है, तो उसे ही हम फ्लोटिंग रेट कॉन्सेप्ट कहते हैं. इंडिया में जो है हमारे यहाँ 1993 में आया था,
फ्लोटिंग रेट वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में 1973 में अडॉप्ट हो गया था फ्लोटिंग रेट कॉन्सेप्ट। फ्लोटिंग रेट कॉन्सेप्ट अब एक है, सेकंड है हमारा बिड रेट एंड ऑफर रेट। बिड रेट क्या होता है? बिड मतलब आप इसको ध्यान रखिए, बिड मतलब बिड इक्वल टू, इसको बाई भी बोलते हैं, ऑफर मतलब सेल भी बोलते हैं। द बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट आल्सो रेफर टू बिड एंड बाई रेट। एक्सचेंज अर्थमेटिक थ्योरेटिकल ओवरव्यू, कोई जरूरत नहीं। चेन रूल, चेन रूल क्या है? इट इज यूज टू अटेनिंग ए कंपेरिजन ऑफ रेशियो बिटवीन द टू क्वांटिटी लिंक टुगेदर थ्रू अनदर और अदर क्वांटिटी एंड कंसिस्ट ए series of equation commencing with the settlement of the problem in the form of query. Continuing equation of the form of chain equation must start in terms of the same currency as which concluded previous equations. चलिए, अच्छा ये कहता है परसेंट और पर मिली। परसेंट, परसेंट मतलब 1 रुपया 100 में, 100 में 1 रुपया जो है तो परसेंट हो गया, और 1 रुपया जो है 1000 में अगर है तो पर मिली हो गया। ये सिंपल सा उदाहरण है। वैल्यू डेट क्या है? आता है एक वैल्यू डेट। वैल्यू डेट जो होता है जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ही वैल्यू डेट बोलते हैं। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डेट जिस दिन होता है। दिस इज द टर्म यूज टू डिफाइन द डेट विच द पेमेंट ऑफ ए फंड और एंट्री टू द अकाउंट बिकम्स एक्चुअली इफेक्टेड एंड सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट इफ एनी इन केस ऑफ द पेमेंट ऑफ टेलीग्राफिक ट्रांसफर टीटी। द वैल्यू ऑफ डेट इज यूजुअली द सेम इन बोथ centers. Payment of aspect of currency in each centers takes place on the same day, so that no gain or loss of the interest accrues to the either party. Such payment. Value date means date of settlement. आप इसको याद रखिए, जिस दिन आपका डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ रिसीविंग, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आपके खाते में रिसीव जिस दिन होता है तो वो डेट ऑफ वैल्यू डेट हो गया। या डेट ऑफ ट्रांजेक्शन भी, जैसे डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड इज नोन एज वैल्यू डेट। दस द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द फंड इज नोन एज सेटलमेंट डेट। जिसको होता है ना सेटलमेंट, आप इसको समझिए ना, सिंपल सी सेटलमेंट डेट जो होता है उसे ही हम वैल्यू डेट बोलते हैं। आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज। आर्बिट्रेज क्या? आर्बिट्रेज मतलब आर्बिट्रेटर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए कमोडिटी or currency in two or more market to take advantage of temporary discrepancy in price as applied in dealings in foreign exchange. आर्बिट्रेटर एक होता है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या करते हैं कि मार्केट में जैसे देखते हैं कि हाँ फॉरेक्स का रेट गिर रहा है, गिरने वाला है, तो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल देते हैं, सेल कर देते हैं। और फिर लोअर जैसे गिरा तो उसके बाद कहीं जो है फिर दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, दूसरे कंट्री में, दूसरी कहीं जगह, दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए, आर्बिट्रेज कंसिस्ट ऑफ द परचेज ऑफ वन करेंसी फ्रॉम वन फॉर अनदर इन वन सेंटर accompanied by almost immediate sale against the same currency in another center और ऑपरेशन कंडक्टेड थ्रू 3 और मोर सेंटर इन्वॉल्विंग सेवरल करेंसी। अब इसमें क्या है, आर्बिट्रेटर क्या करते हैं, एक कंट्री में करेंसी को सेल कर देते हैं और दूसरी जगह है ना उसको लोअर प्राइस पे परचेज कर लेते हैं, लोअर प्राइस पे सेकंड कंट्री में कर लेते हैं। अब इसमें एक होता है डायरेक्ट आर्बिट्रेज। पहला होता है डायरेक्ट आर्बिट्रेज। डायरेक्ट आर्बिट्रेज हो गया जहां सिर्फ दो कंट्रीज, दो सेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, दो सेंटर्स का इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ, तो ये डायरेक्ट आर्बिट्रेज हो गया। जहां पे इनडायरेक्ट आर्बिट्रेज, या इसको बोलेंगे जहां पे मल्टीपल सेंटर इन्वॉल्व हो, मल्टीपल सेंटर्स पे ट्रांजेक्शन अगर होता है तो उसे इनडायरेक्ट आर्बिट्रेज कहते हैं। यहाँ कहता है रेट कोटेड टू द मर्चेंट फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन आर स्पेसिफाइड बाय द नेचर of the transaction. By this, the different rates could be applied for TT, bill transaction, foreign money or cash transaction, traveler checks transaction, or even personal checks buying. The rate would be different for buying or selling transaction, leaving different margins over the interbank rate depending upon the nature of transaction. मैंने इसकी समरी आपको बता दी, ये पूरा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। अब देखिए, अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, देखते हैं चेक योर प्रोग्रेस। पहला क्वेश्चन है मेन फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट आर टेक्निकल, मैंने बताया था। दूसरा होता है फंडामेंटल, तीसरा होता है स्पेकुलेटिव। दूसरा होता है इन स्पॉट सेट कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट ऑफ द फंड टेक्स प्लेस ऑन सेकंड वर्किंग डे। सेकंड वर्किंग डे पे होता है ना,
spot t plus 2. If the currency is costlier in forward, it is said to be premium. Costlier होगा अपना करेंसी तो प्रीमियम पे होगा. If a forward value of a currency is cheaper, it is said to discount. cheaper होगा अपना तो डिस्काउंट पे होगा. अपनी करेंसी अगर चीपर होगी. द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ फंड नोन एज वैल्यू डेट. जिस दिन आपकी सेटलमेंट होती है उस दिन को हम वैल्यू डेट बोलते हैं. द रेट एट विच द कोटिंग पार्टी इज रेडी टू बाय योर करेंसी इज कॉल्ड बिड रेट. बिड रेट. तो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 1 को यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस पार्ट 1 के रूप में. पार्ट 2 में हम इसको फाइनली जो है फिर फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम ऑपरेशन से स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे. इसी के साथ आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमें अपने चैनल को बेहतरीन बनाने में मदद मिले. और साथ ही साथ अगर कोई गलती अगर हो गई हो, कुछ गलत आ गया हो तो कृपया हमें इन्फॉर्म करें ताकि उसका करेक्शन किया जा सके. बहुत बहुत धन्यवाद.